इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 8 में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है उसके पीछे जितना भी बड़ा बड़ा थ्योरीज है, बड़ा बड़ा फार्मूलाज है, सभी को हम लोग इस वीडियो में सिंप्लीफाई करेंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको बड़े ही आसानी से आंसर कर पाओगे। वैसे ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप किसी और भी क्लास में हो और आपके क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी थ्योरीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ट्रिग्नोमेट्री का वो जो बड़ा बड़ा फार्मूलाज होता है उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। जब तक हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं जानेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा, सब कुछ हमारे सिर के ऊपर से जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने एक बिल्डिंग है जिसका हाइट आपको पता नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि इसको मेजर किए बिना आप इसका हाइट बताइए तो आप कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर ये बैलून हवा में उड़ रहा है, उसका हाइट आपको बताना है कि वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो इस ऊंचाई को बताने के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप मेजरिंग टेप को यहाँ से नीचे तक गिराकर इसका हाइट को मेजर करना चाहें तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है और उस एरोप्लेन का ऊंचाई आपको मेजर करना है कि ज़मीन से वो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो एरोप्लेन से आप मेजरिंग टेप थोड़े नीचे गिरा के उसको मेजर करेंगे, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे डिस्टेंसेस जिनको प्रैक्टिकली मेजरिंग टेप से मेजर करना पॉसिबल नहीं है, वैसे डिस्टेंसेस का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे हमें दिख रहा है? अगर ये लड़का यहाँ पे खड़ा है इस पोजीशन पे, और यहाँ पे इस वाले बिल्डिंग का पीक है, टॉप है, और यहाँ पे इस वाले बिल्डिंग का बेस है, अगर हम लोग तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो हमें 3 डिस्टेंसेस मिलेगा। एक डिस्टेंस ये वाला हो गया, ये डिस्टेंस एक हो गया, एक ये वाला डिस्टेंस हो गया, और एक ये वाला डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए यानी कि बिल्डिंग का हाइट, तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए कि बच्चा जो है वो बिल्डिंग से कितना दूरी पे खड़ा है, तो हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि बच्चा का पैर से लेकर बिल्डिंग का टॉप तक कितना डिस्टेंस है, तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें बैलून का हाइट भी मेजर करना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैच कर दें तो एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख गया, जो कि जहाँ पे एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और इस वाले हाइट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहे तो हम लोग इस वाले डिस्टेंस को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम लोग इस वाले डिस्टेंस को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब कैसे होगा आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को देखने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होता है, बाकी किसी भी ट्रायंगल के लिए ये वैलिड नहीं होता है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा ना, उसी पे पाइथागोरस काम करेगा, ये थ्योरम जो है काम करेगा। अगर 90 डिग्री का नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हमें दो साइड तो ऐसा मिलेगा ही जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो ये वाला साइड हमें एक मिल गया और ये वाला साइड हमें एक मिल गया। एक हमें AB मिला और एक साइड हमें क्या मिला? BC मिला। तो पाइथागोरस के अनुसार अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें, प्लस कर दें,
जैसे कि यहाँ पे किया गया है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और इक्वल हमें क्या मिला है, इट इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे ना, तो हमें इसके स्क्वायर के बराबर आंसर में मिलेगा, ए सी स्क्वायर हमें आंसर में मिलेगा। बस यही पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो ए सी का लेंथ है ना, ये सबसे बड़ा होता है। ए बी से भी बड़ा होगा ये ए सी, और ये बी सी जो है इससे भी बड़ा होगा ए सी। अगर आपका कैलकुलेशन में कहीं पे ए सी का जो लेंथ है इन दोनों लेंथ से अगर छोटा आ जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ज़रूर गलती हो रहा है। इस वाले फार्मूला को यूज़ करके हम लोग किसी भी एक अननोन साइड को पता कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि एक साइड हमारा ये हो गया, एक दूसरा साइड ये हो गया हमारा, और ये वाला हमारा तीसरा साइड हो गया। तो हमें अगर कोई भी दो साइड दे दिया जाए ना, तो तीसरा हम लोग इस वाले फार्मूला को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये साइड हमें दे दिया गया और ये वाला साइड हमें दे दिया गया। हमें ए सी चाहिए, ये वाला साइड हमें चाहिए कि ए सी इक्वल टू क्या होगा। तो ए सी के लिए हम लोग इसी फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हम लोग को ए सी का लेंथ मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें ए बी का लेंथ नहीं बताया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है, हमें नहीं बताया जाए, हमें सिर्फ बता दिया जाए कि इसका लेंथ क्या है और इसका लेंथ क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर कर देंगे, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उस पर रूट ओवर कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। बस ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और हमें ए बी मिल जाएगा। अब अगर हमें बी सी अननोन है हमारे पास, अगर हमें बी सी का लेंथ पता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए सी का हम लोग स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ए बी का स्क्वायर को और फिर उस पर रूट ओवर कर देंगे। तो हमारा ये फार्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बन जाएगा, बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और उस पर रूट ओवर। तो इसी तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कोई भी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात जरूर आप लोग के दिमाग में आएगा कि जब हम लोग अननोन साइड को पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके पता कर सकते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे जिसमें कि प्लेन का हाइट हम लोग को पता करना था कि ज़मीन से कितना ऊंचाई पे प्लेन है, उसको भी हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करके क्यों नहीं पता कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग अलग से ट्रिग्नोमेट्री फिर क्यों पढ़ते हैं। तो इस हाइट को पता करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, वो भी तो आप देखो। हमें चाहिए ये वाला लेंथ, ये वाला डिस्टेंस ज़मीन पर का, तो ये तो हम लोग किसी तरह नाप लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन फिर हम लोग ये वाला डिस्टेंस कैसे नापेंगे, हवाई जहाज़ से लेकर जहाँ से हम लोग देख रहे हैं खड़े होके, वो वाला डिस्टेंस फिर हमें चाहिए। क्योंकि पाइथागोरस में कोई दो साइड जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम लोग तीसरा साइड पता नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर आता है यूज़ किस चीज़ का, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, हमें ये डिस्टेंस जो चाहिए, साथ ही साथ हमें ये वाला एंगल भी चाहिए कि कितने एंगल से हम लोग उस हवाई जहाज़ को देख रहे हैं। ये वाला एंगल कैलकुलेट करना बहुत इजी है, हम लोग एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट से ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें ये वाला थीटा, ये एंगल पता चल जाएगा और ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो हम लोग आसानी से ये वाले हाइट को पता कर सकते हैं। अब कैसे, वो हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से तीन टर्म्स रिलेटेड है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि पहला टर्म है परपेंडिकुलर, दूसरा टर्म है बेस और तीसरा टर्म है हाइपोटेनियस। ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, दोनों इंटरचेंजेबल है, यानी कि कभी कभी हम लोग परपेंडिकुलर को बेस बोल देते हैं और कभी कभी हम लोग बेस को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ये डिपेंड करता है एंगल पे, इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। और ये जो हाइपोटेनियस है ना, हमेशा हाइपोटेनियस रहता है, ये फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या समझे, हम लोग देखें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये फिक्स है, और इस वाले ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री है, ये फिक्स है। लेकिन ये जो दो एंगल्स है, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, इसमें भी एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, ये दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सम हमेशा 90 से छोटा ही होगा। इतना प्लस इतना करेंगे अगर हम लोग, तो वो 90 से छोटा ही होगा, 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 ही होता है। तो यहाँ पे अकेला हमारा 90 हो चुका है, तो ये दोनों मिला के 90 ही हो सकता है ना, 90 से ज़्यादा तो नहीं होगा, नहीं तो 180 के क्रॉस हो जाएगा तीनों एंगल्स का जो सम होगा। तो यहाँ पे मेनली हमें ये समझना है कि हम लोग बेस किसको बोलेंगे और परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे।
पहले फिगर में हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोले हैं, लेकिन इस वाले साइड को हम लोग दूसरे फिगर में बेस बोले हैं। लेकिन इस वाले फिगर में हम लोग इसको बेस बोल दिए हैं और इस वाले फिगर में इसको परपेंडिकुलर बोले हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है इसको समझना। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल का वैल्यू हमें पता होगा ना, उस एंगल के सामने का जो साइड होगा उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिस एंगल को हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। मान लेते हैं कि ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री और कैलकुलेशन के लिए आप ये वाला एंगल यूज़ कर रहे हो, तो आपको परपेंडिकुलर इसको मानना पड़ेगा, इसके सामने वाले को, और इसको आपको बेस मानना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ा साइड है, उसको तो हमेशा हाइपोटेनियस ही मानना पड़ेगा। और हाइपोटेनियस कहाँ होता है? ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, उसके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड फिगर में देखें तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने वाले साइड को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला जो साइड है यहाँ पे ए बी, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और इस एंगल से सटा हुआ जो साइड है, इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। यहाँ पे भी एंगल से जो सटा हुआ साइड था उसको बेस बोलेंगे। लेकिन एंगल से सटा हुआ तो ये भी है, लेकिन इसको क्यों नहीं बेस बोले? ये 90 डिग्री से सामने वाला है और सबसे बड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। इसको बेस नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि बेस सबसे बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनियस। ये जो तीनों टर्म है इसका हिंदी भी हम लोग जान लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ये जो बेस है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और ये जो हाइपोटेनियस है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसी तरीके से अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर किसको हम लोग कंसीडर करेंगे, बेस किसको कंसीडर करेंगे, और हाइपोटेनियस किसको कंसीडर करेंगे। आपका अगर यहाँ पे गलती नहीं होता है तो आपको आगे का जो कैलकुलेशंस होगा उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड तो फिक्स है, होगा ही। एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, एक साइड को बेस बोलेंगे और एक साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हमारा ये है क्योंकि थीटा के सामने का साइड ये है, इसको हम लोग बेस बोलेंगे और इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। हाइपोटेनियस दोनों केस में एक ही वाले साइड को हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज होते रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो निकालना चाहे, रेशियो कब निकलता है? जब एक टर्म को हम लोग ऊपर लिखते हैं और दूसरे टर्म को हम लोग नीचे लिखते हैं, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट रेशियो निकालना चाहें तो हमें टोटल 6 टाइप्स का रेशियो मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग चाहें तो P/H कर सकते हैं और हम लोग H/P भी कर सकते हैं, तो 2 रेशियो तो ये हो गया। उसी तरीके से हम लोग H/B कर सकते हैं और B/H भी कर सकते हैं, 2 रेशियो ये हो गया। और हम लोग B/P भी कर सकते हैं और P/B भी कर सकते हैं, 2 रेशियो ये हो गया। तो टोटल 6 रेशियो हमें मिला और इन्हीं 6 रेशियोज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हर रेशियो का एक अलग अलग नाम दे दिया गया है, जैसे कि P/H को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, B/H को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा और P/B को हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। और इसका अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे P/H है ना, तो यहाँ पे H/P है, उसी का जस्ट इन्वर्टेड है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा। H/B जो कि इसका अपोजिट है उसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। और B/P जो कि इसका अपोजिट है, टैन थीटा का अपोजिट है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस ऐसे ही डरावना लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। बस ये सब रेशियोज़ है ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको याद कैसे रखना है वो भी आपको बता देते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे रटना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एक लाइन से आप याद कर लो। और उसके सामने आपको क्या क्या लिखना है वो भी आप याद कर लो। P/H, B/H, P/B, बस इतना आप रट जाओ, बस आपका काम खत्म। अब यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, ये आपको याद कर लेना है। साइन थीटा P/H हुआ तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा H/P। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा B/H हुआ तो ये हो जाएगा H/B। और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये होता है P/B, तो इसका उल्टा हो जाएगा B/P। बस इसी तरह थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको इसको याद कर लेना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पे पढ़े। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लिख के दिखाए गए हैं और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लिख के दिखाए गए हैं। कैसे ये लिखा गया है आपको समझा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल कंसिडर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस।
अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल कंसीडर हुआ है ना, तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा बेस, और ये जो सबसे लंबा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। आपको पता है कि साइन के लिए हम लोग लिखते हैं p/h, कॉस के लिए हम लोग लिखते हैं b/h, और टैन के लिए हम लोग लिखते हैं p/b। उसी तरीके से कॉसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा h/p, और ये हो जाएगा h/b, और ये हो जाएगा b/p। इस वाले ट्रायंगल में इसको हम लोग p बोले थे परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बेस बोले थे, और इसको हाइपोटेनियस यानी कि h बोले थे। अब आप रेशियो आसानी से लिख सकते हो। यहाँ पे साइन a के लिए हमें क्या करना है, p/h लिखना है। p हमारा ये है bc, और h हमारा ac है, तो वही लिखा हुआ है bc/ac, सिंपल है। उसके बाद cos a के लिए हमें क्या करना है, b/h लिखना है। b हमारा क्या है, ab, और h हमारा ac है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ab/ac। उसी तरीके से tan a, tan के लिए क्या होता है, p/b होता है। p हमारा क्या है, ये bc, और b क्या है, ab, तो bc/ab लिखा हुआ है। इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, तो यहाँ पे bc/ac है, तो यहाँ पे ac/bc हो गया, एकदम सिंपल है। यहाँ पे ab/ac है, तो यहाँ पे ac/ab हो गया। यहाँ पे bc/ab है, तो यहाँ पे ab/bc हो गया, उसका जस्ट अपोजिट। अगर आप लोग इससे भी मिलाना चाहो तो भी आपका यही तीनों रेशियोज आएगा। यहाँ पे आपको गौर करना होगा कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, सभी में एंगल ए ही यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए को हाईलाइट किया गया है, और इसी के हिसाब से हम लोग पी, बी और एच लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले, यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेशियोज, इसमें हम लोग एंगल सी को कंसिडर किए हैं, तो एंगल सी के हिसाब से ही हम लोग लिखेंगे साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। तो यहाँ पे हमारा पी, बी और एच क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पी बोलेंगे, इसको हम लोग बी बोलेंगे, और इसको हम लोग एच बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल पता है, इसके सामने वाले को हम लोग पी बोलेंगे, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा एच हो गया। अब हमें रेशियोज लिखना है। साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, p/h लिखते हैं, p/h। p हमारा यहाँ पे क्या है, ab, और h हमारा क्या है, ac, इसीलिए यहाँ पे ab/ac हो गया। सेम वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे भी रेशियोज लिखे गए हैं, बस यहाँ पे क्या हुआ, p और b जो है ना इंटरचेंज हो गया। यहाँ p के जगह b आ गया, और यहाँ b के जगह p आ गया। उसी के हिसाब से रेशियो में थोड़ा थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है वो है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या क्या आएगा वो हमें यहाँ पे समझना है, और सभी वैल्यूज़ को याद कैसे किया जाता है उसको भी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड एक फैक्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन उसका एंगल सेम है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा, एंगल्स तो सेम है। अगर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा थीटा का वैल्यू। तो इस केस में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें हमें मिलेगा और इसमें हमें मिलेगा, दोनों इक्वल होगा। इसमें जो वैल्यू हमें p/h का मिलेगा, इसमें भी वही वैल्यू हमें p/h का मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 30 बोल दें और हम लोग साइन 30 कैलकुलेट करें तो वो एक फिक्स वैल्यू हमें मिलेगा जो कि होता है 1/2। कैसे होता है 1/2 अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये वाला टेबल आपके बुक में भी दिया गया है जिसमें कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अलग अलग एंगल्स के लिए क्या क्या होता है सब आपको यहाँ पे बताया गया है। इस बड़े से टेबल को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं और इसको आसानी से बना कैसे सकते हैं ये भी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन इसको पढ़ते कैसे पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए ना तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि इसके सामने और इसके सामने यही वैल्यू हमें लिख के बताया गया है। उसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए कि tan 45 का वैल्यू क्या होगा, तो tan यहाँ पे है और 45 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है tan 45 का वैल्यू क्या, 1। उसी तरीके से sec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो sec 30 इस वाले को हम लोग देखेंगे 2/√3। तो डिफरेंट एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज़ होगा वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं इस वाले टेबल से, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन में उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वाले वीडियो में। एक्सरसाइज वाला जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस टेबल को बनाते कैसे है इसके लिए हम एक ब्लैंक टेबल यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे फिल करके आपको बताते हैं कि सभी वैल्यूज़ क्या क्या यहाँ पे होंगे।
यहाँ पे आप देखो कि हम साइन थीटा लिख दिए, तो यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था ना, इसके एंगल को हम लोग ए भी लिख सकते हैं और इस वाले एंगल को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है या थीटा लिखा हुआ है, कन्फ्यूज़ आप लोग मत करना। तो सभी वैल्यूज़ को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये हो गया। उसके बाद सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये एक ट्रिक है, आप अच्छे से समझना। सब में क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया 4 से डिवाइड। अब क्या करेंगे, सब पे रूट ओवर हम लोग कर देंगे। इस पे भी रूट ओवर, इस पे भी रूट ओवर, इस पे भी रूट ओवर, इस पे भी रूट ओवर और इस पे भी रूट ओवर। अब इन सभी को सॉल्व कर करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे और वही होगा साइन थीटा का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0/4 यानी कि 0, और जब 0 पर रूट ओवर होगा तो वो भी वैल्यू 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू हमें मिल गया 0 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 का रूट ओवर है, तो 1 का रूट ओवर तो 1 ही होगा और 4 का रूट ओवर 2 होगा, तो यानी कि हमें वैल्यू मिल जाएगा 1/2। उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर रहेगा √2 और नीचे हो जाएगा √4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √2/√4 यानी कि 2। अब √2/2 2 कैसे बनता है, इसमें 2 गो √2 रहता है। √2 डिवाइड, इसको 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा नीचे में एक √2, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 1/√2। 3 वैल्यूज़ हमें मिल गया। अब चौथा वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये √3/√4 है। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में है √3 और नीचे में है √4। इसको सॉल्व करेंगे, √3 रह ही जाएगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू √3/2। उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, 4/4 का वैल्यू 1 आएगा और जब 1 पर रूट ओवर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोग साइन थीटा का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे क्या क्या होगा सबको फिल कर चुके हैं एक लाइन में, इस वाले स्टेप को यूज़ करके। अब हमें फिल करना है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा डिफरेंट एंगल्स पे। तो इसको लिखना बहुत आसान है। आपको सिंपली करना क्या है कि इसको इधर लिखना है, इसको इधर सेकेंड पोजीशन पे, इसको बीच में ही, इसको यहाँ पे और इसको सबसे लास्ट में लिख देना है, जस्ट उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 1 लिखना है जो कि यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे √3/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। जस्ट उल्टा हो गया, ये जो था इधर आ गया, ये जो था उधर आ गया, बीच वाला बीच में ही रह गया, ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। एकदम सिंपली हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमें डिसाइड करना है कि टैन थीटा वाले कॉलम में हमें क्या भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे का याद करना पड़ेगा, बेसिक्स। हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग P/H को B/H से डिवाइड कर दे तो क्या हमें मिलेगा, P/H को हम लोग डिवाइड कर दें B/H से तो ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, P/H मल्टीप्लाई, और B/H को हम लोग लिख देंगे H/B। अब यहाँ पे ये H और ये H कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, P/B मिलेगा। और P/B हम लोग किसके लिए लिखते हैं, टैन थीटा के लिए लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टैन थीटा मिलेगा। ये एक फॉर्मूला भी है और आगे ऐसे ऐसे हम लोग और भी फार्मूलाज देखेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इतना बटे इतना कर देंगे, हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0/1 करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा हमें, तो यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको डिवाइड करना है इससे, तो जब डिवाइड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का हर कट जाएगा, बचेगा 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√3। यहाँ पे अगर हम लोग इतना बटे इतना करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, इतना बटे इतना करेंगे तो इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √3। तो यहाँ पे √3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे सबसे अंतिम में यहाँ पे हमें 1/0 करना है। क्या करना है, 1/0।
अगर 0 से कहीं पे डिवाइड हो रहा हो ना तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ अनडिफाइंड, UNDEFINED। बस वही चीज़ आपका टेबल में भी लिखा होगा। तो यहाँ तक हमें साइन थीटा के सभी वैल्यूज़ मिल गए, कॉस थीटा के भी सभी वैल्यूज़ मिल गए और टैन थीटा के भी सभी वैल्यूज़ मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यूज़ हमें चाहिए यहाँ पे। तो हमने बेसिक्स में पढ़ा था शुरू में ही कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। यानी कि साइन थीटा अगर P/H हो तो कॉसेक को हम लोग क्या लिखेंगे, H/P लिखेंगे। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H/B लिखेंगे। और टैन थीटा क्या होता है, P/B होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे B/P। इस तरीके से रेशियो होता है। तो इसका वैल्यूज़ को भी हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यूज़ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 0 को उल्टा करना पड़ेगा। 0 क्या होता है, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, और जब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब क्या हुआ, अनडिफाइंड हुआ। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट इज़ अनडिफाइंड। यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिलेगा। उसके बाद दूसरा वैल्यू, यहाँ पे 1/2 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। उसके बाद यहाँ पे 1/√2 है तो उसका उल्टा हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा, यानी कि 1 ही हम लोग लिखेंगे। उसी तरह सेक थीटा के वैल्यूज़ को फिल करने के लिए हम लोग कॉस थीटा के वैल्यूज़ को पलट देंगे। ये 1 को पलटेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1। उसके बाद √3/2 को पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग इसको पलट देंगे √2/1 को तो ये हो जाएगा √2, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे। उसके बाद इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 0 को पलटेंगे तो क्या होगा अनडिफाइंड। 0 को पलटने से अनडिफाइंड होता है और अनडिफाइंड को पलटने से 0 होगा, ये बस आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, इसको यू लिख देते हैं। सबसे अंतिम वैल्यू कॉट का वैल्यू, कॉट का वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेगा, टैन के वैल्यूज़ को पलटने से। तो यहाँ पे क्या है, 0 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिख दिए। उसके बाद 1/√3 को पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, ये 1 को पलटेंगे 1 ही होगा, √3 को पलटेंगे 1/√3 और अनडिफाइंड को पलटेंगे तो 0। ये बस आपको याद रखना है। 0 और अनडिफाइंड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप याद रखना कि अनडिफाइंड का इन्वर्स जब हम लोग निकालेंगे तो 0, और 0 का इन्वर्स निकालेंगे तो अनडिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टेबल को आसानी से फिल आउट कर सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब आप बनाएंगे इसको ना तो फटफट बनेगा। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमें समझना है कि अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तभी तो हम लोग उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं होता है, अगर दो एंगल्स का सम, मान लेते हैं एक एंगल ए है प्लस बी, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ जा रहा हो तो हम लोग इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट्री है और बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। उसी तरीके से यहाँ भी दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों जो कोण होता है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये अकेला 90 है, तो ये दोनों मिला के भी तो 90 ही होगा ना। तो अगर हम लोग इसको थीटा लिखे हैं तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। जब इस 90 माइनस थीटा और इस थीटा को ऐड करेंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखे हैं। अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है ना, तो हम लोग यहाँ पे इस वाले एंगल को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले एंगल को। साइन के अंदर भी टैन, सेक, कॉस, कॉट, कॉसेक सब के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे 90 माइनस थीटा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कॉस के अंदर में 90 माइनस थीटा यूज़ किए हैं, तो उसका वैल्यू हमारा क्या आया है BC/AC। 90 माइनस थीटा के हिसाब से यहाँ पे ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, कॉस में B/H लिखना पड़ता है। तो हमारा B हो गया ये वाला यानी कि BC, और H हो गया हमारा ये वाला है AC, तो वही यहाँ पे लिखे हैं BC/AC। अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा भी निकालेंगे ना तो हमारा BC/AC ही होगा। यहाँ पे हम लोग थीटा यूज़ कर रहे हैं ना, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना,
परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन थीटा में हम लोग क्या लिखते हैं, p/h लिखते हैं, और यहाँ पे p क्या है, BC है, और h क्या है, AC। तो यहाँ पे भी BC/AC आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू हमें मिला ना, और साइन थीटा का जो वैल्यू मिला, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर आप चाहो तो इसी तरीके से इसको भी प्रूव करके देख सकते हो। उसी तरीके से टेन थीटा का वैल्यू और कॉट 90 माइनस थीटा का वैल्यू सेम आएगा अगर आप किसी ट्रायंगल के लिए देखोगे, और कॉट थीटा और टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी सेम आएगा। अगर आप सेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू देखोगे तो वो दोनों भी इक्वल आएगा, और कॉसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी इक्वल आएगा। तो इतना फॉर्मूला हमें मिल जाएगा जिसको हम लोग आगे कैलकुलेशंस में यूज़ कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, और सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज़ करके कन्वर्जन करना हो तो। अभी तक जितना बेसिक हम लोग पढ़े हैं उससे कुछ और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है और कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसीलिए हम लोग एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि इससे कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। इसका जस्ट अपोजिट है ना, इसका इन्वर्स है ना, तो इसीलिए हम लोग कॉसेक थीटा का इन्वर्स को साइन थीटा के इक्वल बोल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस थीटा b/h होता है, लेकिन सेक थीटा जो होता है h/b होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इसका जस्ट इन्वर्स यहाँ पे इसका वैल्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा विल बी इन्वर्स ऑफ सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। ये एक फार्मूला हमारा हो गया, पहला ये था, दूसरा ये हो गया। उसी तरीके से टेन थीटा के लिए हम लोग p/b शुरू में ही पढ़े थे, और कॉट थीटा के लिए जस्ट उसका उल्टा b/p हम लोग पढ़े थे। तो इन दोनों से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1/कॉट थीटा या इन्वर्स ऑफ कॉट थीटा। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग इसे डेराइव किए, इसको आप अच्छे से याद रखना। ये सब भी आपका कैलकुलेशंस में यूज होगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इन्हीं रेशियो से हम लोग कुछ और फार्मूला भी डेराइव कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो टेन थीटा के इक्वल होगा। कैसे? साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, और इसमें डिवाइड हमें करना है किससे, कॉस थीटा से, यानी कि b/h से। जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p/h मल्टीप्लाई, डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, तो इधर हमें उल्टा लिखना पड़ेगा h/b। तो ये h कट गया, बचा हमारा क्या, p/b बचा। और p/b किस रेशियो को हम लोग बोलते हैं, टेन थीटा वाले रेशियो को बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा करेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू को हम लोग डिवाइड किए थे, इसका मतलब वही हुआ, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा करेंगे तो हमें टेन थीटा मिलेगा। वही यहाँ पे फॉर्मूला मिला है हमें। उसी तरीके से जब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा के वैल्यू के बराबर हमें आंसर मिलेगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, और इसमें हमें डिवाइड करना है किससे, साइन थीटा के वैल्यू से, यानी कि p/h से। जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो इससे डिवाइडर को हम लोग को उल्टा करना होता है, b/h बेसिक है, यहाँ पे डिवीजन का रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, h/p। अब यहाँ पे h कट जाएगा, बचेगा b/p। अब आप देखो कि b/p किस में होता है, कॉट में होता है b/p। तो हम लोग कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा डिवाइड सेक थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और सेक थीटा डिवाइड कॉसेक थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक फार्मूला हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर तीन फार्मूला आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फार्मूला है जो कि आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इसको जब आप याद रखेंगे तो आपका 8.4 में जितना सारा क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी का बुक में, सब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तीनों फार्मूला कैसे आया है, पहले इसको समझ लेते हैं एक एक करके। पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि इतना सही में एक्चुअल में होता है, उसके बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे, और उसके बाद ये तीसरे फार्मूला को प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यहाँ पे ये वाला ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक फार्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि जब भी हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ करेंगे।
अच्छा, ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें तो पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक में हमने क्या पढ़ा था, एक थ्योरम हमने पढ़ा था जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के लिए कि इस वाले साइड का स्क्वायर प्लस इस वाले साइड का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा AC स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे हमें इस साइड में दिख रहा है कि 1 है, लेकिन इस साइड में हमारा आया AC स्क्वायर। अब इस AC स्क्वायर को अगर हम लोग किसी तरह 1 बना दे तो हम लोग थोड़ा सा क्लोज चले जाएंगे जो हमें प्रूव करना है उसके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इधर भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और इधर भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, AB स्क्वायर डिवाइड AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड AC स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग ये वाला एंगल को थीटा कंसीडर किए हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा इसको हम लोग P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे और इसको H बोलेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। इसको हम लोग थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा AB बाई AC का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है ना, ऊपर भी नीचे भी, तो हम लोग एक साथ उसको लिख सकते हैं, प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल में हमने मेंशन किया उसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे AB बाई AC है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB यानी कि ये वाला, AC यानी कि ये वाला, यानी कि B बाई H हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B बाई H का स्क्वायर प्लस, अब दूसरा क्या है, BC बाई AC, यानी कि BC हमारा ये है और AC हमारा ये है, यानी कि P बाई H। तो यहाँ पे लिख देते हैं P बाई H का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पीछे का चीज़ याद करना है। B बाई H को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। B बाई H को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा और P बाई H को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। अब इस पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो हम लोग एक को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1 उस साइड में है ही। इसको और थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग कर दें तो इन दोनों का पोजीशन हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली ऐसा हमारा आ जाए जो हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया एग्जैक्टली सेम। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है ये बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हमने प्रूव किया। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना हो तो हम लोग 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो उसके जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने प्रूव किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। सेम तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम से जो हमें इक्वेशन मिला है पहले हम उसको लिखेंगे। इक्वेशन हमें क्या मिला है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। पिछले बार हम लोग को इस साइड में 1 चाहिए था, इसलिए हम लोग दोनों साइड AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए थे, इधर भी और इधर भी। ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 बन गया था और इधर हमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया था, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इस बार हमें इस साइड में 1 चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड AB स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, इधर भी AB स्क्वायर से डिवाइड, इधर भी AB स्क्वायर से डिवाइड। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर डिवाइड AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड AB स्क्वायर। इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं BC बाई AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई AB का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है।
यहाँ पे थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे और इसको हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पे हमारा गिवन है BC बाई AB। यहाँ पे BC हम लोग इसको बोलेंगे, AB हम लोग इसको बोलेंगे, तो ये हो गया हमारा P बाई B। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P बाई B का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है AC बाई AB, तो AC हमारा ये है और AB हमारा ये है, यानी कि H बाई B। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H बाई B का स्क्वायर, ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा, प्लस P बाई B को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। P बाई B इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू P बाई B भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, और वो स्क्वायर के अंदर में है इसलिए tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिखेंगे, प्लस इक्वल टू H बाई B को हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर में है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो प्रूव हमें करना था वो प्रूव हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें बताया गया है बिल्कुल सही है, और कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर कहीं पे sec स्क्वायर थीटा है तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं फ्रीली एकदम, और कहीं पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग sec स्क्वायर थीटा फ्रीली कभी भी लिख सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का जो वैल्यू है वो cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने बाकी के दोनों फार्मूलाज को प्रूव किया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा इस ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे और हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे। ये थीटा है हमारा, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बेस और इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो पहले मेंशन कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक बार क्या किए कि एक बार AC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किए, AC स्क्वायर इधर भी AC स्क्वायर उधर भी, तो हमें पहला फॉर्मूला मिला जो कि था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग AB स्क्वायर से इधर भी डिवाइड किए और AB स्क्वायर से इधर भी डिवाइड किए, तो हम लोग को दूसरा फॉर्मूला मिला जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि BC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो ये जो तीसरा फॉर्मूला है ना ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है BC स्क्वायर से दोनों साइड, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइड BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर डिवाइड BC स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले ही हमने यहाँ पे लिख के रखा है P कौन है, H कौन है और B कौन है। अब यहाँ पे बस हमें फिल आउट कर देना है। यहाँ पे AB बाई BC है, AB बाई BC यानी कि हमें लिखना है B बाई P, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं B बाई P का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है AC बाई BC, तो AC हमारा ये हो गया और BC हमारा ये हो गया, यानी कि H बाई P हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं H बाई P का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि B बाई P जो होता है वो कॉट थीटा होता है और H बाई P जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये बिल्कुल सही है, और कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कभी भी लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कभी भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जब हम लोग 8.4 में प्रूव करेंगे क्वेश्चंस को तब। तो फाइनली यहाँ तक हमने मैथ्स के चैप्टर 8 के पीछे जितना भी फॉर्मूला यूज़ होने वाला है सभी को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आप चैप्टर 8 के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 8 में जितना सारा एक्सरसाइज है उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और चैप्टर के लिए ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, जितना जल्दी हो सकेगा हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। अगर आपको क्लास 10 के मैथ्स का ही किसी और चैप्टर का वीडियो भी देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो देखना है तो राइट साइड में क्लिक कीजिए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।